बच्चों का क्या होगा, ये सोच के जरूर आप राजनीति में कदम उठाएं या राजनीति में आगे बढ़ें। यहाँ तक प्रोग्राम ठीक है, लेकिन बगैर राजनीति के भी हम सूने हो जाएंगे। दिल्ली की संसद तय करती है कि हमारे क्या अधिकार है। लोकल मुद्दों पे हमको सबको पता है कि क्रिकेट का टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है और किस गांव की पदयात्रा कहाँ जा रही है, लेकिन दिल्ली की संसद में हमारे लिए हित और अधिकारों के बारे में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगला पॉइंट मैं आडंबर पे 2 लाइन कहूंगा। पैदल यात्रा जाती है, उसमें माँ बाप होते हैं, बहन भाई सब होते हैं। विरोध तो खैर सभी करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। तो कहते हैं, उसमें गाना चलता है, तू टॉप लगे भाई लिया कला कंदपुर सेट में। इस गाने को सुन के मुझे बेहद दुख होता है। यार तुम्हारी माँ बहन भाई सब है और ऐसे ऐसे गाने चला के। इस माध्यम से मैं सिंगरों से भी निवेदन करूंगा कि प्लीज समाज हितैषी, समाज को जागरूकता वाले गाने जरूर गाएं। ठीक है, मैं 2 लाइन इसी पे कहूंगा। दूसरी बात यह होती है कि हर साल गांव में दंगल होते हैं और वो दंगल में यूं कह रहे कि कृष्ण ने अर्जुन से न्यों कही, भीम ने द्रौपदी से न्यों कही। इस बात को बताने के लिए मीणा समाज 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए दंगल में खर्च करता है। मुझे सबसे दुख हो रहा है इन सब बातों को। ठीक है, भाई साहब से बात होती है इसलिए यहां तक आ गए। तो इसमें तो 1 लाइन और कहना चाहूंगा कि चलो छोड़ो, बाद में करते हैं इसके बात को। दूसरी बात, सोशल मीडिया सभी चलाते हैं आजकल। सोशल मीडिया से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, अधिकतर ये शिकायतें आ रही है। सर मेरा हाथ इसलिए कांप रहा है, मैं ज्यादा माइक पे बोलता नहीं हूँ, फोन पे लंबी लंबी बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल पे गुजरी बात कह रहा हूँ। सोशल मीडिया ने मुझे वो दिया जो गांव नहीं दे सका या कुछ और नहीं दे सका। सोशल मीडिया पे एक मेरा दोस्त है, सभी दोस्त है, रामू जी है। मैं अस्पताल में भर्ती था दौसा में। सोशल मीडिया की ताकत बता रहा हूँ सर मैं। तो रामू जी का फोन आया कि भाई साहब क्या हो गया। मैंने कहा भाई साहब ब्लड इन्फेक्शन हो गया। कह रहे रोटी मेरे घर से आएगी। मेरा घर 50 किलोमीटर दूर था दौसा अस्पताल से। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसका भांजा भी यहाँ बैठा हुआ है, वो धर्मेंद्र है उनका नाम। तो मैं स्तब्ध हो गया। घर वालों को कहा मैंने कि यार तुम क्या करोगे किसके लिए, ये देखो सोशल मीडिया की ताकत। तो सोशल मीडिया से हमेशा मैंने मानव हित में काम करना सीखा है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे वीडियो देखने के लिए आप प्रेरित करें। ये सोशल मीडिया के लिए 2 शब्द मेरे लिए हैं। इसके बाद में सबसे आगे पॉइंट होता है, आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ये दारूबाज है, नशेबाज है या और कोई आडंबर में लिप्त है, वो तुरंत यूनियन बना लेते हैं। और जबकि हमारे सच्चे और अच्छे और ईमानदार आदमी टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। आज गांव में 10 इसमें की मिलकर गांव वालों को धमकी दे देंगे, हम ये कर देंगे, कोई बोलता नहीं है। उसी गांव में 10 टीचर होते हैं, यदि वो लिख के एसपी डीएसपी या आगे तक कंप्लेंट कर देना तो उनको 10 को 10 मिनट में पुलिस उठा के ले जाएगी। लेकिन 10 टीचरों की हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ लिख के दे। क्यों नहीं लिख के दोगे तुम? यदि तुम चुप रहोगे तो अराजकता बढ़ेगी, वैमनस्यता बढ़ेगी और गांव में नशाखोरी की लत ज्यादा बढ़ेगी। इन बुरे लोगों को हम ही तो सुधार सकते हैं, बुरे लोग बुरों को तो नहीं सुधार सकते। और हम जब सच्चे और ईमानदार लोग खामिश हो जाएंगे तो बुरे लोगों को तो बढ़ावा मिलना तय है। किसका इंतजार कर रहे हैं हम? ये मेरा पॉइंट है इसके बारे में। अगला पॉइंट है कि कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, समाज उनसे नफरत कर रहा है, तो उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कारवा जुड़ता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। मैं अकेला दिल्ली से आया हूं, मेरा गला भी खराब है, मेरी आवाज ओरिजिनल नहीं है, ये बैठे हुए गले की आवाज है, वरना मैं और भी अच्छा आपको यहाँ पे बोलता। तो उस बात की बिल्कुल भी चिंता न करिए। मेरे गांव में 90% लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रंगलाल जी मुझसे प्यार करते हैं, रामू जी मुझसे प्यार करते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे हमेशा मुझे मोटिवेशन करते रहते हैं और इन जैसे लोगों की वजह से मैं कभी लिखने से नहीं रुका। सोशल मीडिया पे लिखने वालों से इतना ही निवेदन करूंगा कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी नेता का और किसी पार्टी का नाम न लिखे और व्यक्तिगत तौर पर किसी को टारगेट ना करें। बाकी कुछ भी लगा के आप लिख सकते हैं, सब समझदार है, सबको सारे मुद्दे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी जो भी नौकरी करते हैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखे। मुझे दुख होता है कि कई लोगों ने डायरेक्ट टारगेट किया पार्टी को और वो सीधे सस्पेंड हो गए। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। तो ये भी मैं बार बार सोशल मीडिया पे भी लिखता हूं और भाई साहब को बताता रहता हूं। दूसरी बात यह कि गरीब सुधार तो करना चाहता है, लेकिन अमीर उसे सुधार नहीं करने देता। किसी गरीब का बाप मर गया, उसको नुक्ता करवाएंगे, यदि वो नुक्ता नहीं करेगा, नुकेगा अरे सारा खावा था दाना को नुक्ता का ही खा करेगा क्या? बेचारे की मजबूरी हो जाती है नुक्ता करवा। यदि उस गरीब के साथ में अमीर लोग आके खड़े थे, भाई नुक्ता नहीं करना, हम तेरे साथ है, कौन बोलेगा गांव में, तो वो अमीर का हौसला, वो गरीब का हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज मेरे पैसे वाले लोगों से निवेदन है कि ऐसे मुद्दे पर गरीब के साथ खड़े हो जाएं, वो जरूर आपकी बात मानेगा और समाज में सुधार आएगा। अगली बात मैं कहना चाह रहा हूं, आरक्षण। आरक्षण के बारे में 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि हमने आरक्षण लेके हमारे लोग यहां तक पहुंच गए। सभी ने सबको समझा दिया है कि यदि पढ़ाई लिखाई ना होती, यदि संविधान ना होता तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो हमने आरक्षण की मलाई इस पीढ़ी ने तो खा ली, लेकिन बड़े भाई ये तो सोचो अगली पीढ़ी को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसानों ने किसान आंदोलन करके अपनी जमीन बिकवाने से रुकवा ली।
किसानों ने किसान आंदोलन करके अपनी जमीन बिकवाने से रुकवा ली, लेकिन शिक्षित आदमी अपनी शिक्षा को नहीं बचा पा रहा है। लगातार टूटते हुए सरकारी स्कूल और निजीकरण होता हुआ जिससे शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब आदमी नहीं पढ़ पाएगा। यह भी हमारा चिंता का विषय है। इसके बाद आता है कि मंदिर गांव में बन गए। कुछ लोग कह रहे हैं हमने अनजाने में बनवा दिए, हमने भूलवश बनवा दिए। गलती तो हो गई, अब तो कुछ नहीं कर सकते। आज उस मंदिर के हाथ लगा देंगे तो भावनाओं के आहत के चक्कर में पुलिस हमें अंदर कर देगी। अब हमारे पास रास्ता क्या बचा, उस मंदिर का क्या करें? तो मैं तो सभी लोगों से कहता हूं कि उस मंदिर के ऊपर की छत को तोड़वाइए और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी चढ़वा दीजिए। क्या हो रहा है उसमें लाइब्रेरी चढ़ाने में? नीचे भगवान पूछता है, पूछने दो, ऊपर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? यदि एक फ्लोर होगा तो दूसरी फ्लोर और चढ़वा दो। हमें ना दूसरा नींव खोदने की जरूरत, ना और कुछ करने की जरूरत। जब पंडित मंदिर में रह सकता है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी धर्म की, किसी जाति की। पंडित मंदिर में रहकर बच्चे भी पैदा कर सके। पुराने ठाकुर जी के मंदिर देंगे होंगे जिनमें पंडित रहकर पूरा अपना परिवार चलाता है, तो हमारे बच्चे मंदिर के ऊपर क्यों ना पढ़ सके? भाई ये सोचने का विषय है। इसलिए मंदिर के भी फर्स्ट फ्लोर है। मेरे गांव में भी मंदिर है, ऐसा नहीं मेरे गांव में नहीं है, मेरे बाजू में है, लेकिन क्या कर सकता हूं, मुझे भी झुकना पड़ता है। 90% लोग गांव में मेरे खिलाफ है, लेकिन यहां तो विचार प्रकट कर सकते हैं, मौका दिया है। तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर को तोड़वा के उसके ऊपर उतनी मंजिल चढ़ा दें और उसमें लाइब्रेरी बनवा दें। यदि वो सक्सेस हो जाएगा, लोग आपसे सबक लेंगे और हर मंदिर धीरे धीरे लाइब्रेरी में तब्दील हो जाएगा। नहीं, आने वाले समय में यदि मनुस्मृति लागू हो गई तो मामला इतना संगीन हो जाएगा कि उस मंदिर पे किसी विशेष वर्ग का अधिकार हो जाएगा और वही पूरे गांव को संचालित कर देगा। उनको सुरक्षा भी दी जाएगी और वही लोग गांव की उगाई करेंगे। उस मंदिर का खर्चे भी तुम अपनी कमाई से उठाओगे, मेहनत की कमाई से, और उस पुजारी का वेतन भी तुम्हारी कमाई से जाएगा। ऐसा मुझे अंदेशा है, मैं फुल कंफर्म नहीं कह सकता इस चीज को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मणिपुर जैसे कांड पे 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि यदि